हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम विकारियस लायबिलिटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विकारियस लायबिलिटी के एसेंशियल्स, उसके एग्जांपल्स, उसके केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसेंशियल्स ऑफ विकारियस लायबिलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने विकारियस लायबिलिटी का इंट्रोडक्शन और बेसिस के क्या बेस है विकारियस लायबिलिटी के कंसेप्ट को, ये हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसेंशियल डिस्कस करने वाले हैं कि अगर प्लेंटिफ को कंपेंसेशन चाहिए मास्टर से या प्रिंसिपल से, तो उसको कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी और उसी को इसेंशियल कहा जाता है। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जनरली अ मैन इज लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। जो पर्सन रॉन्ग करेगा, जो पर्सन टॉट करेगा, जनरली वही लायबल होता है, कोई दूसरा नहीं। बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस इन विच वन पर्सन बिकम्स लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय अनदर। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर पर्सन दूसरे के टॉट के लिए लायबल होता है, क्योंकि वो दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि टॉट कोई और करता है, लायबिलिटी किसी और की होती है। जैसा कि सर्वेंट अगर टॉट करता है तो मास्टर लायबल होता है, एजेंट अगर टॉट करता है तो प्रिंसिपल लायबल होता है, क्योंकि सर्वेंट और एजेंट काम करते हैं अपने मास्टर और प्रिंसिपल के लिए। इसीलिए इसको हम विकारियस लायबिलिटी कहते हैं। तो अब हम मूव करते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट, देखिए दो रिलेशनशिप है कि किस बेस पे लायबिलिटी डिसाइड होती है। प्रिंसिपल इज वन हु एम्प्लॉयज अनदर टू एक्ट फॉर हिम सब्जेक्ट टू हिज जनरल कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल हम उसको कहते हैं कि जो किसी और को अपॉइंट करता है एज अ एजेंट, उसके लिए काम करने के लिए और उसके कंट्रोल में और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मैं अगर किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहा हूं और वो पर्सन मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहा है, मेरे कंट्रोल में काम कर रहा है, तो मैं प्रिंसिपल और वो पर्सन एजेंट हो जाएगा। द एजेंट इज द सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एंड डिराइव्स हिज अथॉरिटी फ्रॉम हिम। और एजेंट किसको कहेंगे कि एजेंट प्रिंसिपल का सब्स्टिट्यूट है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और उसको अथॉरिटी कौन देता है? उसको अथॉरिटी प्रिंसिपल देता है। तो एजेंट किसका सब्स्टिट्यूट है? वो है प्रिंसिपल का सब्स्टिट्यूट, वो प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो प्रिंसिपल कहेगा वही एजेंट करेगा। दूसरा है मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप। मास्टर मींस one who employs another subject to certain terms and condition to work under his lawful order and supervision। मास्टर हम उसको ये कहते हैं कि जो किसी और को नौकरी देता है, और वो जो पर्सन जिसको नौकरी दे रहा है वो मास्टर के कंट्रोल में काम कर रहा है ना, उसके कंट्रोल में। मैं जिसको अपॉइंट कर रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में, मेरे लॉफुल ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहा है और मेरे ही निगरानी में काम कर रहा है, तो मैं सर्वेंट। एक ऐसा पर्सन जिसको मैंने अपॉइंट किया वो मेरे कंट्रोल में काम कर रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहा है और मेरे निगरानी में काम कर रहा है, तो मैं मास्टर हो गया। सर्वेंट हम किसे कहेंगे? अ सर्वेंट इज एनी पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर अ सैलरी इन द आई ऑफ द लॉ। कि सर्वेंट हम उसको कहेंगे कि जो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसे सैलरी मिल रही है। अगर ए मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उसको उसकी सैलरी दे रहा हूं, तो ए मेरा नौकर हो गया और मैं मास्टर हो गया। ठीक है, तो मैं मास्टर हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल ऑफ मास्टर ही इज सेड टू बी सर्वेंट। तो अगर कंट्रोल मास्टर का है तो वो सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। और व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट शैल बी डन। मास्टर डायरेक्शन देता है सर्वेंट को कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। जिस डायरेक्शन के हिसाब से वो काम कर रहा है, उसका डायरेक्शन के हिसाब से ही वो पर्सन काम करेगा, और जो डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहा है वो सर्वेंट है और जो डायरेक्शन दे रहा है वो मास्टर है। अब सिचुएशन ऐसी है, देखिए कि लायबिलिटी ऑफ मास्टर, कि मास्टर कब लायबल होगा। द मास्टर्स लायबिलिटी अराइजेस व्हेन द फॉलोइंग टू इसेंशियल्स आर प्रेजेंट। कब सर्वेंट के टॉट के लिए मास्टर लायबल रहेगा, नौकर के टॉट के लिए मालिक कब लायबल रहेगा? अगर दो इसेंशियल्स प्रूव होते हैं। वो इसेंशियल्स क्या है? देखिए, पहला इसेंशियल है टॉट मस्ट बी कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। पहला इसेंशियल है कि टॉट उसके सर्वेंट ने करना जरूरी है। टॉट मस्ट बी कमिटेड बाय हिज सर्वेंट।
वॉट एवर सर्वेंट डज ही डज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मास्टर। जो भी नौकर करेगा वो अपने मालिक के बेनिफिट के लिए करेगा, क्योंकि मालिक जैसा उसको करने का कह रहा है उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। मतलब जो भी सर्वेंट करेगा वो मालिक के बेनिफिट के लिए करेगा, ये प्रिंसिपल है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे मास्टर का कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद काम करता है, उसकी ड्यूटी होती है रिजल्ट देने की। इसलिए जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टॉट करेगा तो मास्टर लायबल नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने वाला लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर सर्वेंट कोई टॉट करता है तो उसके टॉट के लिए मास्टर लायबल होगा, क्योंकि सर्वेंट मास्टर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला एसेंशियल क्या है? टॉट मस्ट बी कमिटेड बाय सर्वेंट। अगर मैंने मेरे नौकर को अपॉइंट किया है और अगर मेरे अगेंस्ट में किसी को सूट फाइल करना है तो सबसे पहला एसेंशियल उसको प्रूव करना पड़ेगा कि टॉट मेरे नौकर ने ही किया है, तभी मैं लायबल होऊंगा, अदरवाइज नॉट। दूसरा एसेंशियल, टॉट मस्ट बी कमिटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड एसेंशियल है कि सिर्फ सर्वेंट ने टॉट किया इसका मतलब मास्टर लायबल हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वेंट ने जो टॉट किया वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना जरूरी है। अब इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? जो भी ड्यूटी आवर्स है सर्वेंट के या एजेंट के, ड्यूटी आवर्स, फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ये उसका ड्यूटी आवर्स है। अगर ये ड्यूटी आवर्स में मेरा सर्वेंट अगर कोई टॉट करेगा तो मैं लायबल। एक बार ड्यूटी आवर्स कंप्लीट हो गए, 2 बजे उसकी ड्यूटी खत्म, उसके बाद अगर टॉट करेगा तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। तो पहला एसेंशियल कि अगर मुझे लायबल ठहराना है तो मुझे ये प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि टॉट मेरे सर्वेंट ने किया है, और दूसरा कि उसके ड्यूटी आवर्स में किया है, तभी बीइंग मास्टर में लायबल होऊंगा, अदरवाइज नॉट। So according to Winfield, a tort falls within the course of employment under the following circumstances. कुछ circumstances ऐसे हैं कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि tort is within the course of employment, कि tort course of employment में किया गया है, duty hours में किया गया है। ये कुछ circumstances है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब tort must be committed in course of employment में एक पॉइंट है authorized act and their natural consequences, के when the master authorizes servant to do an act and the servant performs it accordingly, it in authorized manner, if any tort is committed, master is liable. अगर मास्टर ने सर्वेंट को कोई एक्ट करने की अथॉरिटी दी है और वही काम सर्वेंट कर रहा है, जिस तरीके से करने का कहा गया है उस तरीके से कर रहा है, और वो काम करते हुए अगर कोई टॉट होता है तो मास्टर लायबल रहेगा उसके लिए। और इसी को कहते हैं हम अथॉराइज्ड एक्ट एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। वो जो काम कर रहा है वो मास्टर ने उसको अथॉरिटी दी है काम करने की, और उसी के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में उसने टॉट किया है, वही काम करते करते उसने टॉट किया है, तो इसलिए मास्टर लायबल रहेगा। देखिए ग्रेगरी वर्सेस पाइपर, इस केस में क्या हुआ था? मास्टर अथॉराइज्ड अ सर्वेंट टू पुट अ हीप ऑफ रबिश। अब इस केस में यह हुआ था कि मास्टर ने अपने सर्वेंट को यह कहा कि कचरे का ढेर एक रास्ते में डाल दे, और इस तरीके से डाले कि जो प्लेंटिफ है उस रास्ते को वो यूज ना कर पाए, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया मास्टर ने कि ये कचरे का ढेर प्लेंटिफ के दीवार से टच ना हो, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन थे। तो सर्वेंट ने उसी तरीके से किया, कचरे का ढेर लगा दिया, लेकिन हुआ ऐसा कि हवा आने की वजह से वो कचरा कुछ उड़कर उसकी दीवार को टच हुआ और प्लेंटिफ ने मास्टर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। काम तो नौकर ने किया था, लेकिन सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने मास्टर के अगेंस्ट में, और कोर्ट ने कहा कि मास्टर लायबल है यहां पर, क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा था सर्वेंट वो मास्टर ने उसको करने का कहा था, मतलब अथॉराइज्ड एक्ट है, और वो हवा आने से कचरा जब दीवार को टच हुआ प्लेंटिफ का, ये उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अथॉराइज्ड एक्ट्स एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, और मास्टर को कोर्ट ने इस केस में लायबल ठहराया। दूसरा एग्जांपल है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, अनऑथराइज्ड मोड्स ऑफ डूइंग अथॉराइज्ड एक्ट। कभी कभी एक्ट अथॉराइज्ड होता है लेकिन उसको जो करने का तरीका होता है वो अनऑथराइज्ड होता है, तो तब क्या सिचुएशन होगी? व्हेन द सर्वेंट परफॉर्म्स द वर्क इंटरेस्टेड बाय अनऑथराइज्ड मोड्स, स्टिल द मास्टर इज लायबल। अगर अथॉराइज्ड किए वाला एक्ट अनऑथराइज्ड मैनर में भी अगर वो करता है सर्वेंट, तब भी मास्टर ही लायबल होगा। डिफरेंट एग्जांपल आगे हम
डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग इंस्टेंसेस कम अंडर अनऑथराइज्ड मोड्स ऑफ डूइंग ऑथराइज्ड एक्ट। कौन से इंस्टेंसेस है देखिए, केयरलेसनेस ऑफ सर्वेंट। देखिए कि कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल इफ द सर्वेंट एक्ट्स केयरलेसली इन परफॉर्मिंग द वर्क एंड कमिट्स द टॉट देयर बाय द मास्टर इज लायबल। एक बात ध्यान में रखो कि मास्टर ने कोई काम करने का कहा है अपने सर्वेंट को, और उसने ये कहा है कि वो केयरफुली करे वो काम, लेकिन सर्वेंट ने केयरलेसली वो एक्ट किया, और वो केयरलेसली करने की वजह से कुछ टॉट कमिट हो गया, तब भी मास्टर ही लायबल होगा, क्योंकि वो एक्ट तो ऑथोराइज था, उसको करने का तरीका अनऑथोराइज्ड है, तब भी मास्टर लायबल रहेगा। तो केयरलेसनेस ऑफ सर्वेंट के लिए भी मास्टर लायबल है। अब देखिए केयरलेसनेस ऑफ सर्वेंट के में केस है गंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सुखबीर सिंह। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था, वो डिफेंडेंट के सर्वेंट ने क्या किया, वो ड्राइवर था, उसने गाड़ी पार्क की एक पब्लिक प्लेस पे, और की जो थी उसकी गाड़ी की वो इग्निशन की पर ही छोड़ दी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये हुआ कि समवन ड्रोव द जीप इन हिज एब्सेंस एंड द एक्सीडेंट वाज कॉज्ड। वो इग्निशन पे की छोड़ी भी थी, तो एक पर्सन आया वहां पर, उसने गाड़ी को शुरू किया और ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया। अब यहां पर सूट फाइल हुआ किसके अगेंस्ट में, मास्टर के अगेंस्ट में, गंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ कि तुम्हारे सर्वेंट के वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो गया, और प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया। अब यहां पर ऑथोराइज्ड एक्ट तो था, क्योंकि ये डिफेंडेंट ने उसको सर्वेंट को ड्राइव करने के लिए ही अपॉइंट किया था, मतलब वो ऑथोराइज्ड एक्ट ही कर रहा था, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए अपॉइंट किया, उसको इग्निशन पे की लेफ्ट करने के लिए, छोड़ने के लिए अपॉइंट नहीं किया था। मतलब यहां पर उसने जैसे ही वो की वहां पर छोड़ दिया, वो केयरलेस था। फिर भी एक्ट तो ऑथोराइज था, ऐसा कोर्ट ने माना, और मास्टर को इस केस में लायबल ठहराया। काय के लिए, फॉर केयरलेसनेस ऑफ सर्वेंट। नेक्स्ट इज मिस्टेक ऑफ सर्वेंट। If the servant commits a tort by mistake, the master is liable. अगर सर्वेंट ऑथोराइज्ड एक्ट कर रहा है और ऑथोराइज्ड एक्ट करते करते बाय मिस्टेक अगर टॉट होता है, तब भी मास्टर ही लायबल होगा। It must be shown that the servant intended to do on behalf of his master something which he was authorized to do. ये प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को सिर्फ कि सर्वेंट वही कर रहा था जो उसके मास्टर ने उसको ऑथोराइज्ड किया था। तो इस सिचुएशन में लायबल मास्टर ही रहेगा अगर ऑथोराइज्ड एक्ट करते हुए अगर वो गलती करता है, मतलब एक्ट ऑथोराइज्ड है, मोड्स अनऑथोराइज्ड हो जाएगा यहां पर। Secondly, it has to be proved that an act, if done in proper manner, would have been lawful. और ये भी प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को कि अगर वो एक्ट अगर प्रॉपर मैनर में करता तो वो लॉफुल रहता, इम्प्रॉपर मैनर में किया इसलिए टॉट हो गया। लायबिलिटी मास्टर की ही होगी मिस्टेक ऑफ सर्वेंट के लिए। मिस्टेक ऑफ सर्वेंट के लिए केस है बेली वर्सेस मैनचेस्टर रेलवे कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, द डिफेंडेंट सर्वेंट रेलवे पोर्टर पुल्ड अ प्लेंटिफ अ पैसेंजर आउट ऑफ अ ट्रेन under mistaken impression that he boarded on a wrong train and the plaintiff was injured. यहां पर जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उसका काम ही ये था कि जो लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं वो ये देखे कि लोग सही ट्रेन में चढ़ रहे हैं या नहीं चढ़ रहे। अब मिस्टेक से उस डिफेंडेंट के सर्वेंट को ये लगा कि प्लेंटिफ रॉन्ग ट्रेन में चढ़ रहा है और उसने उसको उस ट्रेन से खींचा, और जिसके चलते प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया रेलवे कंपनी के अगेंस्ट में कि तुम्हारे सर्वेंट की वजह से मुझे इंजरी हुई है, और यहां पर कोर्ट ने रेलवे कंपनी को लायबल ठहराया। भले ही मिस्टेक किसकी थी, सर्वेंट की थी, लेकिन सर्वेंट कौन सा एक्ट कर रहा था, ऑथोराइज्ड एक्ट कर रहा था, लेकिन जो मोड यूज किया था उसने वो अनऑथोराइज्ड था। तब भी कोर्ट ने मास्टर को ही लायबल ठहराया जो कि रेलवे कंपनी थी इस केस में। नेक्स्ट है willful wrong of the servant. Sometimes master gives certain instruction to the servant to be observed while performing the work. कभी कभी मास्टर सर्वेंट को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, और उसके बाद भी if the servant willfully disobeys such instruction and commit a tort, the master is liable. मतलब ये हुआ कि मास्टर स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको काम ऐसा करना है, और सर्वेंट विलफुल उसके इंस्ट्रक्शन को बाईपास कर रहा है, डिसोबे कर रहा है, तब भी अगर टॉट होता है तो लायबल मास्टर ही होगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, लिम्पस वर्सेस लंडन जनरल ओमनिबस कंपनी। अब यहां पर क्या हुआ था, द डिफेंडेंट कंपनी इंस्ट्रक्टेड देयर सर्वेंट
नॉट टू रेस विथ और ओवरटेक और ऑब्स्ट्रक्ट अदर ओमनीबस। यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन मिला सर्वेंट को, डिफेंडेंट की कंपनी ने, जो लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी थी, अपने जितने ड्राइवर्स थे उनको बुलाकर उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि किसी और बसेस को आपने ओवरटेक नहीं करना, उनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करना, उनके साथ रेस नहीं करना है आपने, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिया। बट उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जाकर जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उसने एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की एक व्हीकल से और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। प्लेंटिफ ने उस ओमनीबस कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। अब इस केस में सर्वेंट ने विलफुल जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कंपनी ने उसको डिसोबे किया, तब भी कोर्ट ने कहा कि वो जो एक्ट कर रहा था वो ऑथोराइज्ड था, भले ही मोड अनऑथोराइज्ड हो, लायबिलिटी मास्टर की ही होगी। नेक्स्ट वन इज फ्रॉड ऑफ सर्वेंट। A master is liable for the wrongful acts of his servant done fraudulently। अगर ऑथोराइज्ड एक्ट करते हुए अगर वो फ्रॉड भी करता है तो लायबिलिटी मास्टर की होगी। इवन इफ अ सर्वेंट डज फ्रॉडुलेंटली व्हाट ही इज एम्प्लॉयड टू डू ऑनेस्टली, द मास्टर मस्ट आंसर फॉर द फ्रॉड। अगर कोई काम ईमानदारी से करने के लिए सर्वेंट को अपॉइंट किया गया है और वही काम वो फ्रॉडुलेंटली करता है, तब भी मास्टर ही आंसरेबल रहेगा। देखिए इस केस में लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। The defendant were a firm of solicitors. The plaintiff Lloyd, a widow, owned 2 cottages। अब यहाँ पर डिफेंडेंट का एक सॉलिसिटर का फर्म था, प्लेंटिफ एक लॉयड थी, वो विडो थी, उसके पास 2 कॉटेजेस थे। वो एक एडवाइस मांगने के लिए उस कंपनी के पास आई और वहां पर जो कंपनी का एक एम्प्लॉय था उसने उसको एडवाइस दिया कि इसको सेल कर देते हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो डीड एग्जीक्यूट हुई वो सेल डीड नहीं थी बल्कि गिफ्ट डीड थी। तो ये तो फ्रॉड हुआ और वो कंपनी के नौकर ने फ्रॉड किया, एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया। फिर भी कोर्ट ने कंपनी को लायबल ठहराया विकारियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगा के, क्योंकि वो राय ही दे रहा था और राय देने के लिए ही उसको अपॉइंट किया गया था। वो ऑथोराइज्ड एक्ट था, लेकिन राय देते देते उसने जो मोड यूज किया वो अनऑथोराइज था। फिर भी लायबिलिटी कंपनी की ही डिसाइड हुई, कोर्ट ने डिसाइड किया। नेक्स्ट वन इज negligent delegation of authority by servant। The expression delegation of authority literally means transfer of power or entrusting of work to another। कि अगर सपोज मुझे किसी ने कोई या मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया कोई काम करने के लिए, मैंने उस पर्सन को ए को अपॉइंट किया और ए ने वही काम बी को सौंप दिया, डेलीगेट किया, उसको ट्रांसफर कर दिया और वो बी ने टॉट किया फॉर एग्जाम्पल, फिर भी लायबिलिटी मेरी ही होगी, क्योंकि उसने जो डेलीगेट किया वो डेलीगेट क्यों किया, क्योंकि वो एक्ट करने के लिए मैंने उसको ऑथोराइज्ड किया था और नेग्लिजेंटली उसने डेलीगेट किया किसी और को। अब देखिए समटाइम्स द सर्वेंट में नेग्लिजेंटली डेलीगेट इज वर्क टू अनदर, मास्टर ही लायबल रहेगा। बिहारी लाल वर्सेस सुरेंद्र सिंह, इसमें क्या हुआ था, द ड्राइवर ऑफ द लॉरी हैंडेड ओवर स्टीयरिंग व्हील टू द क्लीनर हु ड्रो नेग्लिजेंटली एंड कमिट एन एक्सीडेंट। यहां पर डिफेंडेंट ने ड्राइवर को अपॉइंट किया था ड्राइव करने के लिए, उसने क्या किया, ड्राइव करते हुए क्लीनर के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दिया और कहा कि अब तू थोड़ी देर चला ले गाड़ी, और वो क्लीनर ने एक्सीडेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ ड्राइवर ने अपनी जो भी वर्क था वो नेग्लिजेंटली डेलीगेट किया, ट्रांसफर किया क्लीनर को। बट कब किया उसने ट्रांसफर, जो ऑथोराइज्ड एक्ट वो कर रहा था, उसको ड्राइव करने के लिए ऑथोराइज करे थे, तो ऑथोराइज्ड मतलब वो ड्राइविंग ही कर रहा था और ड्राइविंग करते हुए उसने ट्रांसफर किया राइट्स को। मतलब यहां तो एक्ट तो ऑथोराइज था लेकिन मोड अनऑथोराइज्ड है। फिर भी इस केस में कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया, मास्टर को लायबल ठहराया टॉट के सर्वेंट के टॉट के लिए, नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सर्वेंट। नेक्स्ट वन इज थेफ्ट बाय सर्वेंट। पहले लायबिलिटी नहीं थी लेकिन अब लायबल है अगर सर्वेंट चोरी करता है। तो देखिए मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था, द डिफेंडेंट वेयर द बेली ऑफ फर कोट गिवन टू देम बाय प्लेंटिफ फॉर क्लीनिंग। एक ड्राई क्लीनिंग शॉप थी डिफेंडेंट की, उसने एक सर्वेंट को अपॉइंट किया। सर्वेंट का काम ये था कि जो ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े लाए उनके कपड़े रिसीव करे, उनको रिसिप्ट दे और वर्क कंप्लीट होने के बाद वो कपड़े उनको हैंड ओवर करे। अब यहां पर ऐसा हुआ था कि एक फर कोट एक कस्टमर ने लेकर आया, अब वो फर कोट उसके नौकर को बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उसने उसको लेकर वहां से भाग गया, चोरी कर लिया। अब सिचुएशन ऐसी हुई, थेफ्ट था, लेकिन देखिए जो एक्ट कर रहा था, जो उसने वो फर कोट रिसीव किया वो ऑथोराइज था।
एक्ट इटसेल्फ इज अथोराइज्ड वन, एक्ट अथोराइज था, लेकिन जो मोड यूज किया था उसने वो अनऑथोराइज्ड है। अथोराइज्ड एक्ट करते हुए उसने चोरी किया। तो यहां पर कोर्ट ने CW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड कंपनी को लायबल ठहराया, ना कि उस सर्वेंट को, विकारियस लायबिलिटी के तहत। तो अनऑथोराइज्ड मोड्स ऑफ डूइंग अथोराइज्ड एक्ट। तो ये दो चीजें थी और दो इसेंशियल थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि टॉर्ट सर्वेंट ने ही करना जरूरी है, और दूसरा उन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करना जरूरी है। और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दो पॉइंट अपने डिस्कस किए कि अथोराइज्ड एक्ट एंड देयर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा अनऑथोराइज्ड मोड्स ऑफ डूइंग अथोराइज्ड एक्ट। तो ये इसेंशियल प्रूव करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है उसके सर्वेंट के टॉर्ट के लिए, तो ये इसेंशियल मुझे प्रूव करना होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।